कई बार लास्ट में बोलना सबसे कष्ट है। और प्रश्न की यदि आपसे पूर्व के वक्ता इतने होनहार होगी सारी बात बोल दे, मैं भी बेटा घर से तो तैयार तो क्या करना देख रहा था कि लक्ष्मी बोल गई, ये गणपति बोल गई। अब बोलेंगे क्या आपने? मैं कल रवाना हो रहा था वहां से, तो परवीन सिंह जी वाली टीम ने कहा कि सर एक पोस्ट कर दो, आपको थोड़ा ठीक रहे कि आप आ रहे हो। ठीक है, मैंने फेसबुक पे लिखा कि मैं मेरे दूसरे घर बाड़मेर जा रहा हूं। मेरे बाड़मेर का पहला ही है, तेरे गांव में कौन जानता है? हम बाड़मेर वाले तो तेरे कम से कम जानते तो हैं। तो ये मुझे हमेशा ही लगता है कि भाई लक्ष्मी जी और गणपति जी आपके खुद के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं। आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। ज्यादातर बातें लोगों ने बोल दी, मुझे लगता है मेरे बोलने के लिए सब कुछ बचा नहीं है, फिर भी आप आए हो, मैं भी थोड़ा बोल देता हूँ। गर्मी भयंकर हो रखी है, आपकी बरसात नहीं दी? पूरी बरसात नहीं दी? बात करते हैं आपसे। एक राजस्थानी भाषा के बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, शंकरदान सामोल। शंकरदान जी सामोल का एक दोहा अपने इस रेगिस्तान की धरती के लिए, अपने मरुस्थल के लिए, कि पानी को कहीं प्याम हो और रक्त पियोरी रक्त, कि इस धरती को पानी तो क्या ही पिलाया जाए, इसने खून पी रखा है। संख्या मतलब मैं समझ रहा इस धरती को पानी क्या पिलाया जाए, इस धरती ने रक्त किया है, ये समझ के बादल भी शंका रखता है, इसलिए आप तो ऊपर से निकल जाता है पर बरसता नहीं है। मुझे लगता है यहाँ बरसना अपने आप में बेइज्जती करवाता है। आपके बरसात नहीं भी तो आप इस बारे में राजी रहा कीजिए कि अपने बारिश इसलिए कम हुई है क्योंकि बादल अपने से डरते हैं। बाड़मेर के साथ मेरा लगाव इसलिए भी कि मेरे साथ खूब सारे लोग बाड़मेर में पढ़े, मेरे रूममेट रहे जयपुर के अंदर, ज्यादातर लोग बाड़मेर से थे। फिर कई बार आपका किसी जगह से या तो वो पूर्व जन्म का नाता होता है या तो लय नहीं होता है। मैंने एक दिन मेरे किसी एक क्लास में, मैं ऐसे कभी मंच पे नहीं बोला, गणपति और लक्ष्मी नेचुरल इस प्रकार से बोलने वाले लोग हैं, मैंने नहीं बोला ऐसे किसी भी मंच पे कभी खड़े होके। मैं क्लास में नेचुरल बात कर लेता हूँ, मैं वहां बोलने में ज्यादा सहज भी महसूस करता हूँ कि बच्चे मेरे को जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। मुझे लगता है इनके बीच में कुछ भी बोल जाऊंगा ये कोई गुनाह नहीं मानेंगे। ऐसे मंचों पे थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। मैंने किसी क्लास में यूं कहा कि बाड़मेर साइड के लोग हैं, वो किसी भी नाम को ऐसे बोलते हैं, रत्निंग, तिलकिंग। गुरु गणपत जी मेरी बात से सहमत होंगे। हिस्ट्री में अपने कैरेक्टर है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले के बारे में कहीं मैंने एक बार पढ़ा था कि गोखले इकोनॉमिक सब्जेक्ट जितने भी होते थे उनके बहुत अच्छी पकड़ रखा करते थे। एक दिन गोखले ने जब अंग्रेजों की सरकार थी, सरकार ने अपना बजट पेश किया, दूसरे दिन जब बजट पर बहस हो रही थी तो गोखले बोले सरकार की कमियां बताइए। विपक्ष का काम क्या होता है? कमियां बताना। कमियां बताए, तुम्हारे बजट में ये कमी, तुम्हारे बजट में ये कमी, तुम्हारे बजट में ये कमी। और कितना अच्छा बोले कि अगले दिन पूरा भारत उनको जान रहा था। तो लाइफ ऐसे लिखी आती है कि गोखले ने एक दिन बजट पर भाषण दिया, रात को जाने सो गए, अगले दिन पूरा भारत उनको जान रहा था। मुझे लगा अपने तो गोखले तो है नहीं ना, अपने को भारत जाने, पर रत्नी को कही थी बाद में तो सबको बताएगी कि मेरे रूममेट हैं, उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा क्या मेरे मामा जी के लड़के हैं, बस चलाते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। वो रत्नी पिल्की वाला वीडियो स्टेटस पे लगा रखा हूं। मैंने पूछा उनको फोन करके कि आप जानते हैं आदमी ना क्यों लगा रखा है? बात खाओ की है। पढ़ाई की तमाम बातें बताई गणपति ने, ये चीजें हैं। मैं बोलता था, मैं इनसे पहले बोलता था तो मैं सारी बोल देता, ये पहले बोल देता।
मुझे एक लगता है हमेशा कि हमें पढ़ते टाइम ये पता रहना चाहिए कि हमें क्या नहीं आता है। लोगों को अपनी कमजोरियां हमेशा पता रहनी चाहिए। सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक वे सोक्रेटिस यूनानी के, उनका एक डायलॉग है कि हाँ मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं क्योंक�योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्या नहीं जानता, मुझे मेरे अज्ञानी का ज्ञान, हमें तो ज्यादा अज्ञान का ज्ञान नहीं होता कि हमें कौन सी बात पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी। मैं अक्सर स्टूडेंट को वहां तक रखता हूँ कि इस दुनिया में हर आदमी ये जानता है, स्टूडेंट के लिए हाथ को अपने तरह स्टूडेंट बैठे हैं कि हर स्टूडेंट ये जानता है कि क्या पढ़ना है। बहुत कम स्टूडेंट ये जानते हैं कि क्या नहीं पढ़ना है। हम भूल में लट मारते हैं। हमारी पढ़ाई का जो मार्ग होता है उस मार्ग को हम खुद इतना उबड़ खाबड़ इतना कंटीला बना लेते हैं जिसकी हद नहीं। माँ सुबह आपके कोचिंग है माइलस्टोन एकेडमी, वो मेरे साथी रहे वहां पर। मेरे और उनका बेटा आसपास में था गणपति का, उनका नाम नहीं गणपति है। मैं सुबह उनसे मिलने के लिए गया, मतलब उनकी कोचिंग में टेस्ट चल रहा था, मैं उन बच्चों से बात वगैरह करने लग गया। तब मैं उनको यही बता रहा था आपका एग्जाम है, थोड़े दिन बाद आप एग्जाम देंगे, सर क्या पढ़ेंगे। मुझे लगता है पिछले 6 महीने में आरपीएससी ने जो सवाल पूछे हैं उन पेपर को पढ़ जाना है। क्यों? तो यदि आप पेपर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पिछले 6 महीने में आरपीएससी 6 सवाल ही पूछ रही है, चेंज ही नहीं कर पा रही, अपने उन्हीं सवालों को घुमा फिरा के पूछ रही है। हम कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं खूब सारे, हम खूब सारे बुक्स उठा के पढ़ रहे हैं। आरपीएससी अपने दायरे से बाहर नहीं निकली, उसने ले दे के वो कुछ क्वेश्चन अपने तय कर रखे हैं और उन क्वेश्चन के अंदर से पूछ रही है। पर स्टूडेंट ये काम नहीं करता, बाकी सारे काम करता है। वो जैसा कि मैं लक्ष्मी पहले बता रही थी कि 17 घंटे 18 घंटे इसकी अपेक्षा 7-8 घंटे पढ़ लिया जाए, रेगुलर पढ़ लिया जाए, उसमें कंटिन्यूटी ना डेली पढ़ लिया जाए। अभी मेरे मित्र ने गणपति से सवाल किया था कि मोटिवेशन खत्म हो जाता है, आप आए आपको 1 घंटे बोल के चले जाओगे, हम दोबारा मोटिवेट कहां से होंगे। मुझे लगता है मोटिवेशन हमें हमारे आसपास से, हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके अंदर से आदर्श लेके जाने चाहिए, उनके अंदर से मोटिवेट करने वाले लोग होने चाहिए। यदि आप थोड़ा सा अपने आसपास की नजरें उठा के देखेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि हमारे पास में मोटिवेशन था, हम उस तरफ देख नहीं पाए। मैं आजकल मेरी को लोग जानते इसीलिए हैं कि मैं राजस्थानी भाषा में बोल देता हूँ या राजस्थानी के दोहे बोल देता हूँ या राजस्थान का इतिहास पढ़ा लेता हूँ। मैं साइंस का विद्यार्थी था, सीधे सीधे तौर पर इन विषयों से कोई लेना देना नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ी, मैंने पहली बार कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो मैथमेटिक्स था। मुझे आज भी यदि मेरे किसी सब्जेक्ट पे सबसे कॉन्फिडेंस रहता है कि ये मेरा सबसे अच्छा तो मैथमेटिक्स है, और उसमें मुझे हमेशा लगता है मैथमेटिक्स के लिए मुझे कॉपी और पेन की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना कॉपी पेन के पढ़ लूँ और बिना कॉपी पेन के पढ़ा दूँ। बीच में मैं एनिमेशन करने लग गया, टॉम डिक हैरी टाइप के कार्टून देखे आपने, ये कार्टून वार्टून बनाने का कोई पेपर हुआ, उस पेपर में पास हुआ तो एग्जाम देने लगे। 2008 की बात है, एक्सीडेंट हुआ मेरा, हाथ पैर दोनों टूटे। घर वालों को बता नहीं सकता, घर वाले डांटेंगे। साथ वाले बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने कहा तुम कमरे में पड़ा रहे, रोटियां तो हम खिलाई देंगे तेरे को। आप जानते ही होंगे सारे, हमारे बीच में बैठे हुए हैं महेंद्र सिंह तारा, ये मेरे भैया के साथी थे, मुझे ये छोटे भाई की तरह रखते थे। इनको पता चला कि मेरा ऐसे एक्सीडेंट हो रखा है, हाथ पैर दोनों टूट रखे हैं, तो ये मेरे से मिलने के लिए आए। तो साथ में मेरे लिए एक किताब लाए। मुझे अपनी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की किताब थी मानचंद रात। मुझे लगा कि ये तो क्या करता रहता है पढ़ा सारे दिन। मैं पढ़ा रहता हूँ, ये साथ वाले 2 रूममेट है, ये थोड़ी देर रटाई कर लेते हैं, फिर इसको तो पढ़ना होता है, ये अपने अंदर वाले रूम में चले जाते हैं, मैं वापस पढ़ा रहता हूँ उधर। तो ये बुक पढ़ लिया था, राजस्थानी भाषा में लिखी हुई है, मुझे तो आती नहीं। तो पढ़ा कर नहीं समझ में आए तो कहीं मेरे से पढ़ी, मेरे से पूछ लेना। वो टर्निंग पॉइंट कि उस दिन के बाद मैं उस जगह पे उस स्थितियों में इतना घुसा, इतना अंदर तक पहुंचा
कि बाद में मुझे लगने लगा कि अपने वास्तविक चीज तो ये है, अपने मैथमेटिक्स की तरफ फालतू में माथा मार रहे हैं, अपना स्वाभाविक रुझान इधर है। ये महेंद्र बा हमारे साथ वहां तैयारी किया करते थे, मुझे स्प्रिंग बोर्ड में ले जाने वाले यही थे। ये तैयारी छोड़ के आ गए। मुझे हमेशा आदर से ही लगी, मैं हमेशा चाहता था कि मैं इनकी तरह बोलूं, मैं इनके जैसे कपड़े पहनूं, इनकी तरह चलूं, ये जैसे बातचीत करते हैं वैसे मैं बातचीत करूं। हम इनके बारे में सुनते, अभी ये भैया स्केच बना के लाए, मुझे वापस से याद आया कि अपनी दीवारों पर स्केच बना लिया करते, सारी दीवारों पर स्केच उकेर लिया करते, कविताएं बहुत अच्छी लिख लिया करते थे। 2005 में आपके मिस्टर डेजर्ट थे, थारश्री रहे थे 2005 में, तो हम तो आज भी इनको थारश्री नाम से ही जानते हैं। ये क्रिकेट खेला करते थे, पार्थिव पटेल की और इनकी साथ में क्रिकेट खेली भी। कल मैं जब आ रहा था ट्रेन में तो मुझे स्प्रिंग बोर्ड के पुराने रूममेट मिल गए। अब गागरिया गांव में गागरिया के मुराद भाई आजकल रेलवे में इंजीनियर है, मुराद भाई मिल गए। तो उन्होंने कहा कि यार मुझे पता तो था कि तुम बाड़मेर में कार्यक्रम है उसके अंदर जाओगे, पर कैसे क्या बोलो, कैसे जानते हैं, कैसे जा रहे उस कार्यक्रम में। मैंने वापस कहा कि वो महेंद्र भैया पहले यहाँ स्प्रिंग बोर्ड मेरे सीनियर थे, उन्होंने फोन किया कैसे ऐसे कार्यक्रम में तुम आ जाएगा। उनकी बात टालना मेरे लिए असंभव ही है, मुझे जाना ही था उसके अंदर। आप नहीं जानते हो महेंद्र भाई, उन्होंने कहा कैसे नहीं जानता, वो लड़की है और क्रिकेट बहुत अच्छी खिलाड़ी है। मैं गुरु आपको बता गया, विश्व इतिहास पढ़ाएंगे, आप पुनर्जागरण पढ़ाएंगे। हमने रेनेसा में जिनको सब चीजें आया तो रेनेसा में इस बार एग्जाम तो देना कि महेंद्र सिंह सारा बाढ़ रेनेसा में नहीं। आपके भाग्य का सौभाग्य है कि आदमी यहाँ का है, बाकी लोगों का दुर्भाग्य है कि आदमी अपना दायरा तोड़ के बाढ़ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इन्होंने अपने आप को बाढ़ में से कर लिया है। हमें हमेशा मोटिवेशन मिलता है, कहीं बाहर से लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। किसी का बहुत अच्छा कोट है, मैं नाम भूल गया, अभी और आता है कि भाई अभी गणपति सर भी कह रहे थे कि हमें ग्रुप स्टडी करनी चाहिए, आपके साथी बहुत अच्छे होने चाहिए। आप दोनों भूमिकाएं निभाइए, आप ऐसे साथी बनिए जो किसी का सहयोग ले सके, आप ऐसे साथी बनिए जो किसी को सहयोग दे सके। और किसी का यह है कि हमें प्रत्येक किसी व्यक्ति के जीवन रूपी बादलों में इंद्रधनुष बन जाना है। हम किसी के क्लाउड के रेनबो बनेंगे तो कोई हमारी क्लाउड का रेनबो बनेगा। आर्थिक समस्याएं, कुछ शिक्षा की समस्याएं, ये कुछ भी मायने नहीं रखती। और आप उस धरती से बिलोंग करते हैं जिस धरती के लोगों ने जितने संघर्ष देखे होंगे उतने तो कहीं रहे नहीं होंगे। आप जानते होंगे, नहीं जानता तो मैं बताऊंगा। एक बार सोचा कीजिए कि जब राजाओं का राज रहा था तो यार जैसलमेर का जो राजा था वो क्या टैक्स लेता होगा। एक बार लोग कहते हैं कि राजा टैक्स लिया करता, किस बात का, कि खेती में अभी नहीं हो रही मानो, तो पहले तो एकदम ही नहीं हो रही। उस राजा ने उस बियाबान रेगिस्तान मरुस्थल जंगल के अंदर इतना बड़ा किला खड़ा किया। इकोनॉमी के क्या सोच रहे होंगे, कहां से पैसा आता होगा उनके पास में। अभी तो थोड़ा सा कहीं जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान जब कुछ नहीं देता ना तो बहुत कुछ देता है। जब वो एक रास्ता बंद करता है कई रास्ते और खोल देता है। हमारे यहाँ खेती नहीं थी, अच्छे उद्योग नहीं थे, पर भगवान ने लोकेशन बहुत अच्छी थी। आपको लगेगा सर लोकेशन में भी ऐसी कोई ढंगी चीज तो नहीं थी हमें। लोकेशन का मतलब ये है कि इधर पाकिस्तान में पड़ता था सिंध, और सिंध व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। भारत की राजधानी थी दिल्ली और आगरा। यदि सिंध से दिल्ली और आगरा जाना है तो जैसलमेर बाड़मेर के अंदर से होकर जाना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई इलाज नहीं है। इसलिए जो कोई सिंध का व्यापारी आगरा जाएगा, आगरा का व्यापारी सिंध जाएगा, वो जैसलमेर बाड़मेर वालों को टैक्स देके जाएगा। सबसे अधिक पारगमन शुल्क कोई लिया करता तो यहाँ के राजा लिया करते, तो अपने यहाँ के लोग व्यापारी थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, जेम्स टोड अपने बुक में हरसाणी गांव का उल्लेख करता है। जेम्स टोड की बुक में शिव और कोटड़ा है, वो लिखता है कोटड़ा में किसी समय 400 परिवार थे, आजकल थोड़े लोग बाहर गए हैं इसलिए परिवार 200 बचे हैं। वो लिखता है कि इधर देवका नाम की एक जगह और देवका के अंदर सूर्य का मंदिर है। वो लिखता है कि बीच में मुलाना नाम की एक जगह थी, मुलाना के अंदर सूर्य का मंदिर बना हुआ है। उसने पूरे 2 चैप्टर
जैसलमेर बाड़मेर पे लिख मारे। आपके लोगों का मुख्य साधन व्यापार। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने आने के बाद में एक बंदरगाह बनाया बॉम्बे। बॉम्बे बंदरगाह बनते अपने इधर से जो रूट हुआ करते थे वो रूट खत्म हो गए, क्योंकि सिंध की कैपिटल हुआ करती कराची, और यदि जलमार्ग से आप बॉम्बे से कराची जाएंगे तो एकदम ही नजदीक पड़ता है, तो एकदम सामने दिखने वाली सी जगह है, इसलिए अपने यहाँ का व्यापार समाप्त हो गया। तो क्या हमारे यहाँ के लोगों ने पलायन कर दिया? क्या हमारे यहाँ के लोग कहीं पे चले गए? ना, वो इसी धरती में रहे। उन्होंने कहा दूसरा धंधा करेंगे, उन्होंने खेती की तरफ रुझान किया होगा, खेती के नए तरीके लाए होंगे। आज जब बूंद बूंद सिंचाई जैसी बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि यार इसी धरती पे तो आपके पालीवाल ब्राह्मण रहे थे जिन्होंने सबसे पहले खड़ी की व्यवस्था शुरू करके बूंद बूंद सिंचाई कर दी थी। आज भारत सरकार इजराइल से बुलाती है किसी को कि कम पानी के अंदर सिंचाई कैसे की जाए, वो पालीवालों के उस पुराने वाटर कंजर्वेशन को क्यों नहीं वापस रिस्टोर कर लेती कि कैसे उन्होंने कम जल के अंदर भी यहाँ पर सिंचाई कर ली। समय बदलता है, सब चीजों का समय बदलता है। वो बाड़मेर जैसलमेर जो कभी ये माना जाता था कि जयपुर के अंदर अफसर अपने जूनियर को डराया करते थे, यदि ढंग से मेरी बात नहीं मानी तो पोस्टिंग बाड़मेर कर दूंगा, ये काले पानी की सजा हुआ करती है। वो बाड़मेर का काला सोना उगलता है। जोधपुर में एक महाराजा हुए थे जसवंत सिंह, काबुल में लंबे टाइम तक पोस्टिंग रही उनकी। दुर्गादास राठौड़ जिनको आप जानते हैं, दुर्गादास राठौड़ के जो राजा थे जसवंत सिंह, काबुल में लंबे टाइम तक पोस्टिंग। काबुल में अनार उगा करते थे। उस राजा जसवंत सिंह को लगा अनार क्यों ना जोधपुर में लगा लिया जाए, क्यों ना बाड़मेर में लगा लिया जाए, और उसने अपने यहाँ पर अनार की खेती की। अलग राजा चेंज हुए, अजीत सिंह राजा बने, उसके बाद का पूरा जीवन जोधपुर के राजा का संघर्ष में निकल गया और अनार वाली खेती आगे नहीं बढ़ पाई। पर हमारे यहाँ के लोगों के कहीं ना कहीं दिमाग में तो था कि यहाँ पे अनार की खेती हो सकती है। आज जब बालोतरा के आसपास में यदि कोई आदमी आए तो उसका दिमाग खराब हो जाए, उसे लगे कि यार हनुमान जैसलमेर बाड़मेर के बारे में छवि ये है कि मिट्टी के दोहरे होंगे, महिला एक सिर पे 7-8 मटके रख के गली पानी लेने के लिए जाती है, बीच में कुआं पर एक टाइप का बिजली का लेती हो, ऊंट चल रहे होंगे वहां पे, हरियाली नाम की चीज नहीं रही होगी। और वो यदि इस क्षेत्र के अंदर आके देखे तो उसे पता चले चमन हो रहा है। मुझे अपने स्टूडेंट ने एक दिन कहा कि सर ये बार बार क्या कहते रहते हो बाड़मेर में अनार होते हैं, अनार होते हैं, ये भी बताओ हमारे अंगूर होते हैं, और जैसे सिवाना शहर में अंजीर होने लगे। और मुझे लगता है बहुत जल्दी तुम कैसे उड़ा लोगे। बहुत चीजें बाकी नहीं रही है। पढ़ाई वाले मामले में आपने बाकी लोगों को इतना पीछे छोड़ दिया है कि जयपुर में आपसे लोग डरते हैं। आपके गिराव के महेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे सीनियर रहे वो स्प्रिंग बोर्ड में, बड़े भाई जैसे हैं, हमें खूब मोटिवेट वो करते हैं। हमारे आसपास के एक और कैरेक्टर है जिनसे खूब मोटिवेशन मिलता है। मुझे, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, मुझे लगता है कि उनका जो 2008 में 8वीं रैंक से आरएएस में सिलेक्शन था वो बाड़मेर के इतिहास का वाटर सेक है, वो बाड़मेर के इतिहास का जल विभाजक है कि वहां से पहले बाड़मेर में पढ़ाई के प्रति रुझान, उसके बाद में पढ़ाई के प्रति रुझान एक अलग ही सैकड़ों के तादाद के अंदर आसपास के कोचिंग के आसपास के जो रूम होते हैं उनके अंदर बाड़मेर दिखता है। आजकल तो मुझे बच्चे हंसते रहते हैं कि सर एक तो ये आपने और फेमस कर दिया। आजकल ये जो हमारे पीजी वाले होते हैं जो है तो लोकल जयपुर का, लेकिन वो भी हमसे पूछता है कि रोटी है लेस हो बेल लेस हो। पर मुझे बाड़मेर वालों के साथ खूब लंबे टाइम तक रहने का मौका मिला, इतना नजदीकी संवाद करना। मुझे एक हमेशा ये कमी नजर आई, महेंद्र भागवत छोड़ गए। ये जरूर एक ऐसे करेक्टर हुए जिनके राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं होगा जिसमें कोई जानकार नहीं। इनकी बदौलत हमारे भी वो दोस्त बने कि हम सब जगह जानते हैं। बाकी आप लोग जयपुर जाके रहते से बाड़मेर वाले साथ साथ में, मुझे लगता है ये टेबू तोड़ दिए जाने चाहिए। जो अभी गणपत जी कह रहे थे कि दायरे तोड़ने इतने सरल नहीं होते, कठिन बात है, लेकिन दायरा तोड़ोगे और खूब सारी चीजें सीखोगे। मैं चूरू का रहने वाला हूँ, यदि मैं बाड़मेर की भाषा सीख गया, यदि मैं बाड़मेर के कल्चर के बारे में जान गया, यदि मैं बाड़मेर के लोगों के बारे में जान गया, इसका एकमात्र कारण था कि मैं बाड़मेर के लोगों के साथ खूब रहा। यदि मैं चूरू वालों के साथ ही रहा होता तो इधर की भाषा सीखने का तो मतलब ही नहीं था। कहाँ से सीख पाते हैं हम? बे नहीं बोलते,
आप गुजरात के पास में इसलिए आप बे बोलते हो, हमारे वहां पे बे का कल्चर नहीं है, हम दो तो दो ही कह रहे हैं वहां पर। आप लोगों को भी ये टैबू तोड़ दिए जाने चाहिए, भाषा के टैबू टूटने चाहिए। हम इस बात को लेकर हमेशा यूँ कहते रहते हैं कि अपने को इंग्लिश नहीं आती, मुझे नहीं आती। गणपति यही कह रहे थे कि इनकी अंग्रेजी कमजोर थी। पर मैं चाहूंगा कि अगली बार आप में से कोई सेलेक्ट हो, यहाँ पर कोई बोले तो ये ना कहे कि उसकी अंग्रेजी कमजोर है। हम किसी भी विषय को समझे क्यों है। मैं चाहूंगा कि आप में से अगली बार कोई उद्बोधन दे, संबोधन दे, तो अंग्रेजी के अंदर संबोधन दे। भाषाएं सीखी जानी चाहिए। पढ़ाई की जब बात की जाती है, अक्सर हम कोचिंग्स में पढ़ाने वाले टीचर या किसी दूसरे सेलेक्ट बंदे को भी अपने जब सुनते हैं तो सारे लोग ये बताएंगे भाई ये बुक पढ़ लेनी चाहिए, ये नोट्स पढ़ लेने चाहिए। मैं आपको इससे भी भीतर जाके बोलूँगा, नोट्स और इन किताबों से बाहर भी आप तो पढ़ने की हैबिट डालिए। आप कुछ भी पढ़ा कीजिए। मुझे बड़ा विडंबना सी लगती है हमेशा कि हम भारत के लोग प्रेमचंद जी की 3 किताबें नहीं पढ़े होते। प्रेमचंद जैसा महान साहित्यकार हमने प्रोड्यूस किया, पर मैं क्लास में बच्चों से पूछ लेता हूँ कि हिंदी लिटरेचर कितने लोगों के पास रहा था। खूब सारे बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं। मैं उनको बताऊँ कि यार कोई कबीर जी की 5 दोहे सुना दो, या तुलसी के 5 दोहे सुना दो, या रहीम जी की 5 दोहे सुना दो, तो मुस्कुरा के वापस कहता है सर 1 वीक सीरीज क्यों ये कर रहे हो वापस आप? आपको पता है कि दोहे हमने पढ़े नहीं। मैं वापस कई बार बच्चे आते हैं पूछने के लिए, सर ये नोट्स तो आपने पढ़ा दिए, और क्या पढ़े? प्रेमचंद जी को पढ़े, फणीश्वर नाथ रेणु को पढ़े, विजयनाथ देथा को पढ़े, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पढ़े। इससे भी और अच्छा फिल्में देख, जितनी देख सकता है उतनी देख। ये भगवान जाने हमारे मन में फिल्मों के प्रति टैबू कहां से आया कि फिल्मों का नाम लेना अश्लील सा माना जाता है। जैसे कहा जाए कि फिल्में देखी जाए, अगला मुस्कुराता है अच्छा। हमें एक काम करना पड़से, आपके सोच के दायरे इतने खोलेगी जिसकी हद नहीं। हो सके तो विश्व सिनेमा देखिए, हॉलीवुड की मूवीज देखिए, दिमाग के दायरे खुलेंगे। बाहर निकलिए टेबल से। किसी का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुमने क्या क्या पढ़ रखा है, मैं तुमसे यह पूछूंगा कि तुम कहाँ कहाँ घूमे। कि पढ़ाई से भी ज्यादा हमें यात्राएं सिखाती है सारी चीजें, पर चूंकि हम विद्यार्थी जीवन के अंदर है तो हम घूम नहीं सकते, तो फिर दुनिया को जानने का दूसरा अच्छा तरीका पढ़ाई है। तो पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए ये साइड की बात है। जो किताब जैसी किताब जो सामने आती वो पढ़िए। मैंने 10th तक क्रिकेट सम्राट इतनी पढ़ी होगी, इतनी भयंकर पढ़ी होगी कि मुझे यदि कोई कहे कि क्रिकेट पे 10 घंटे तक लगातार बोल रहा है, मुझे मजा आया और मुझे लगा ये वाला टॉपिक सही किया और यहाँ मैं बहुत अच्छा बोला। मुझे कोई बॉलीवुड के बारे में पूछना चाहे, मुझे लगा हाँ ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा। मैंने जयप्रकाश चौकसे के लेख कई सालों तक पढ़े, मैंने फिल्मी मैगजीन खूब सारी पढ़ी होगी, यहाँ मैं बहुत अच्छी सी बात करता हूँ। साहित्य की बात की जाए मुझे अच्छा लगता है। अंग्रेजी नहीं आने का मुझे एक हमेशा ये मलाल रहा, अच्छी अंग्रेजी नहीं आने का। क्या अच्छे इंग्लिश तो राइटरों की किताबें नहीं पढ़ पाए, जबकि ज्यादातर जो किताबें हम इंग्लिश के अंदर। मैं 2018 में रसिया था साथ में, हम हमारे गाइड से रसिया में कहीं भी पूछते ये जो चौराहे में मूर्ति लगी हुई किसकी है, वो हमें कहता है कि दोस्तोवस्की है। ये कौन है आगे जो तुम्हारे? उसने कहा मैक्सिम गोर्की। ये जो आगे ये कौन है? उसने कहा लियो टॉल्स्टॉय है। ये सारे कौन है? फिर हमारे रशिया के साहित्यकार। आगे किसी ने देखा इसके हाथ में बंदूक है, ये तो पक्का ही साहित्यकार नहीं हो। सेकंड वर्ल्ड वॉर का जनरल था। ये वाला जो फौजी ड्रेस में है, उसने कहा नेपोलियन के साथ में जब जंग हुई थी तो जंग के अंदर लड़ने वाले लोग थे। वहां एक भी नेता की तस्वीर नहीं थी। उन लोगों ने अपने आदर्श फौजियों को बना रखे। उन लोगों ने अपने आदर्श पढ़ने लिखने वाले लोगों को बना रखे। हम अक्सर नेताओं के अंदर आदर्श ढूंढने लग जाते होंगे, उनमें भी आदर्श होते हैं, हर पैसा उनके अंदर भी अच्छे या बुरे लोग होते हैं, पर फिर भी विद्यार्थी जीवन के अंदर पॉलिटिकल कमेंट्री से जितना बचा जाए उतना बच लिया जाए। मुझे कई बार बहुत लगता है, मैं महेंद्र वहां पर हमेशा कहता रहता हूँ कि मुझे कई बार लगता है कि जकरबर्ग बहुत जल्दी बाढ़ में आके आपको सम्मानित करके जाएगा।
कि बाड़मेर वाले जितने फेसबुक पे हैं उतना दूसरा संबोधन कोई दूसरे जिले के लोग नहीं मिले। विद्यार्थी जीवन में थोड़ा सा बचिए। मैं नहीं कहूंगा कि आप सोशल मत होइए, आप सोशल रहिए, खूब सोशल रहिए, एकल थोड़ा होना इतना अच्छा भी नहीं होता है, पर इस सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहिए, ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाए। एडिक्शन जिस चीज को हम कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जिए, अति बुरी हो जाती है, वो अति को त्याग है। आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा ये व्हाट्सअप चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक चलाना है, अब जो दूसरा चलाते हैं वो चला लीजिए, पर उसके अलावा बाकी टाइम के अंदर आप किताबें पढ़ने की हैबिट डालिए। आप यदि मोबाइल में भी कुछ पढ़ रहे हैं तो मतलब किंडल डाउनलोड कीजिए, एक ऐप आता है किंडल, उसमें किताबें बहुत सारी, वो किताबें वहां से डाउनलोड कीजिए, सस्ती मिल जाएगी, वो किताबें पढ़ना सीखिए। आप यात्राएं करते हैं, आप बस में कहीं जा रहे हैं 3-4 घंटे, आपने जब बस में 3-4 घंटे जाना होता है, आपने ये दिमाग में रहता है कि मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, तो 4 घंटे बैटरी तो डाउन ना, और 4 घंटे मैं वीडियो देख लूँगा। कई बार मेरे को कोई स्टूडेंट आगे कहता है कि सर मैं सारे दिन आपकी वीडियो देखता हूँ, पर मैं उसको कहना चाहता हूँ तू देखता नहीं है, यूट्यूब दिखा रही है, तूने मेरे 2 ही वीडियो देखे होंगे। यूट्यूब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पता लगाया कि तेरी रुचि किसकी है। अब तू नहीं चाहेगा तो भी जैसे यूट्यूब खोलेगा उसमें वीडियो में रही है, उसने आपके दिमाग को कैप्चर कर लिया पूरी तरीके से। आप इसकी अपेक्षा ये कोशिश कीजिए कि आप किताबें साथ में लेके जाए। मैं घर वाले बीकानेर रहते हैं, मैं भी जयपुर से बीकानेर जा रहा था, गया रास्ते में क्या किया जाए, एक जेपी में लिखी हुई बुक पढ़ी थी, 3-4 घंटे का रास्ता था, जितनी खत्म हुई जेपी वाली बुक कंप्लीट कर, 4 बातें नहीं सीखा उससे। मैं कंपटीशन नहीं देता, मैं कोई तैयारी नहीं करता, मैं केवल पढ़ने का ही काम करता हूँ, पर मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में विद्यार्थी बना रहता है। हमें कलाम सबसे ये सीखने की बेहद आवश्यकता है, जो अंतिम समय तक पढ़ते रहे। पढ़ाई जो भाई गणपति कह रहे थे कि माँ सरस्वती आप पर कभी ऋण नहीं देगी, आप कुछ भी पढ़ लेंगे, कहीं से भी पढ़ लेंगे, वो काम आएगा। आज ईद उल अजहा है, ईद है, आज कुर्बानी का त्यौहार होता है। किसकी कुर्बानी दी जाए? हालांकि अब हमने सिंबॉलिक रूप में बकरे की, भेड़ की, इनकी कुर्बानियां देने शुरू कर दी। बाकी इस त्यौहार के पीछे लॉजिक ये था कि उन चीजों की कुर्बानी दे दी जाए जिनके हम एडिक्ट हैं, हम मोह है, हमें ना फंसे किसी भी चीज में। बस ईद के दिन आप ये भी संकल्प लें, विद्यार्थी जीवन में जितने भी लोग हैं, कि सोशल मीडिया का थोड़ा प्रयोग हम करें। सारा एक साथ नहीं छूटेगा आपसे, पर जितना छूट जाए उतनी भली बात, जितना कम हो जाए उतनी ठीक। रोजगार की चिंता रहती है, विद्यार्थी जीवन में स्वाभाविक चिंता है कि रोजगार की चिंता रहे, पर उसको बर्डन मत बनाइए, उसको भी अपने ऊपर ला दिए कि सिलेक्शन करवाना, सिलेक्शन करवाना, सिलेक्शन करवाना। मैंने ऐसे बच्चों को अक्सर जो गणपति बता रहे थे, एग्जाम में हड़बड़ होते देखा। थोड़े से चिल रहेंगे, थोड़ी सी लाइफ को एंजॉय करेंगे, उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से इजीली कैप्चर कर पा रहे थे, ज़्यादा अच्छे से उसको परस्यू कर पा रहे थे। जिन लोगों ने इतना लोड नहीं लिया, उन लोगों के इतने एग्जाम में सिलेक्शन हो जाते हैं जिसकी हद नहीं। गणपति वाले आप सारे जानते हो, बहन लक्ष्मी 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, 2nd ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, थानेदार में हुआ, RS लग गई, ये अब काम तो हो गई, पढ़ती नहीं है, IAS दे तो IAS के अंदर लग गई। इधर आप मुझे नहीं पता खड़े होंगे, मोहम्मद लाल जी बदारा खड़े थे। ये हमारे 2015 में हमने एक बार 1st ग्रेड का बैच बना लिया था। अनुमान स्प्रिंग बोर्ड में हमारे IAS की तैयारी करवाते हैं, उस साल वो एक बैच बन गया। ये हमारे वहाँ के स्टूडेंट थे, मैं पढ़ाया करता था हिस्ट्री, लगभग हम उम्र से ही है, तो दोस्त टाइप वाला सा था, गुरु वाला कभी बन ही नहीं पाया था अपने आप में। ये पुलिस में थे, बाद में नर्सिंग वाले किसी डिपार्टमेंट के अंदर थे, बाद में 1st ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हो गया। इस बंदे का हिस्ट्री से सीधे सीधे तौर पे कोई लेना देना नहीं, जो नर्सिंग सब्जेक्ट से था, जो अपनी नौकरी करते हुए साथ में इधर एग्जाम दे रहा था, और उन लोगों की सिलेक्शन हो गई। और कई बार हम खुद को कम आंक लेते हैं, एक आधी नौकरी के अंदर सिलेक्शन होता है, उसके बाद में हम खुद ही संतोष धारण कर लेते हैं। अक्सर अपने बुजुर्ग कहा करते थे कि संतोषी होना अच्छी बात है। अब छोड़िए इस चीज, संतोषी होना कतई अच्छी बात है, संतोषी होना बहुत बुरी बात है।
ये विजय बेटा, ये मैं घूम के पास ही रहा करता था, छोटे भाई जैसा है, बास्केटबॉल का बहुत शानदार प्लेयर है, बॉडी बॉडी बना के घूमता है। वहाँ भी डेली मेरे को सुबह सुबह उठा के लेके जाता है, उठो दौड़ो, दौड़ते नहीं हो, थोड़े दिन के अंदर लकवा मार जाएगा, कुछ और हो जाएगा आपके, ये दौड़ाने के लिए लेके भी जाया करता था। फिर इसका 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, ये इधर एंजॉय कर रहा है, संतोष धारण कर लिया। मुझे उस टाइम लगता था ये पास नहीं रहता था, छोटे भाई जैसा था, बहुत जूनियर है मेरे से। तब कई बार याद करके आता कि आज मैंने हिस्ट्री के 10 पन्ने याद कर लिए, सुन लोगे आप? अभी फ्री बैठा रहता था तो सुना दे, और ये मुझे डिट्टू वैसे वैसे पन्ने सुना दिया करता। पर मुझे हमेशा लगता है यार ये टाबर को बाकी जाएगा, तो टाबर को भी संतोष धारण करके बैठा है। और उसको लगा यार यहाँ पार्ट में माठ साहब लगे हुए, 4 टाबर आके माठ साहब कर लेते हैं, घर वाले राजी है, और अपने को बाद में जिंदगी में इसके अलावा तो क्या ही चाहिए होता है। आप 3 टेबों को भी तोड़िए, अब बाहर निकलेंगे सितारों से आगे जहाँ को खूब सारी चीजें पढ़ेंगे, फिल्में देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, यात्राएं करेंगे, बाहर जाएंगे, इतनी चीजें सीखेंगे कि जिंदगी के अंदर हर जगह काम आएगी। केवल सीधी वाली पढ़ाई आपको नौकरियां दिला देगी, वो अच्छा नागरिक नहीं बना पाती। वरना जब आप खूब सारी चीजें पढ़ते हैं, खूब सारे लोगों से मिलते हैं, खूब सारी यात्राएं करते हैं, आपका व्यक्तित्व विकास है। ये जो आप कह रहे थे कि कितने साल लग जाते हैं, 5 साल लगे, 6 साल लगे, आप यूं मानिए कि आपके व्यक्तित्व में निवेश है। मेरा हमेशा मानना रहा कि हर बंदे को भले उसको नौकरी करनी हो या ना करनी हो, उसे एक बार कंपटीशन की तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए। मेरे से छोटे वाले भाई ने बहुत जल्दी हाथ खड़े किए, उसने कहा नहीं देना एग्जाम मुझे। मैंने कहा कोई बात नहीं, एग्जाम मत दे, तो कोचिंग कर, पढ़ 1.5-2 साल पढ़, मत देना एग्जाम। मनुष्य बनने की प्रक्रिया का अहम पड़ाव है। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जब आप नौकरी करने लग जाएंगे, जिंदगी में ज़्यादा अच्छी जगह पे होंगे, तब आपको लगेगा कि वो जो जीवन जिया था वो सबसे अच्छा था। कई बार मंजिल में उतना मजा नहीं आता जितना सफर में रहता है। ये सफर है, इस सफर के दौरान ज़्यादा इंटरेस्टिंग माहौल रहना चाहिए, इंजॉय करते हुए पढ़ा जाना चाहिए। आप बर्डन लेके पढ़ेंगे तो भी वो सफर कभी इतना अच्छा नहीं लगेगा, और सिलेक्शन में कहीं ना कहीं आपको रोकेगा। इस बर्डन को यदि आप दूर करेंगे, इसी वे के अंदर लेके पढ़ेंगे, तो जिंदगी आपके लिए ज़्यादा सुकूनदायक, ज़्यादा अच्छी। एक बात अक्सर मेरे से वहाँ बच्चे खूब सारे पूछते रहते हैं कि सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, मैं हिस्ट्री पढ़ा लेता हूँ, कोई सर ज्योग्राफी पढ़ा लेते हैं, आगे कोई इकोनॉमी पढ़ा लेते हैं, बच्चे उनको पढ़ के पास भी हो जाते हैं। अक्सर बच्चे आगे पूछते हैं सर करंट जीके जो है कब से पढ़े? आज से पढ़े? सर एग्जाम तो मेरे को कहना 2024 में, मान सर छोटा ही है, तो 2023 वाली वैकेंसी दे पाऊंगा, 2024 वाली दे पाऊंगा, तो तब तक तो करंट जीके बचेगा ही। सर उस टाइम वाला पढ़ लो। मुझे वापस लगता है कि करंट जीके पढ़ना सब्जेक्ट नहीं है, वो आपका व्यक्तित्व विकास है। यदि विद्यार्थी जीवन में किसी आदमी को अपने आसपास की घटनाओं की जानकारी नहीं है, ये अपराध है। यदि कोई विद्यार्थी जीवन के अंदर नहीं जानता कि शिंजो आबे कौन है, इसका मतलब अपने साथ में पूरा सलूक करता है। आप डेली हैबिट डालिए कि आप करंट डेली पढ़ें। ये पता नहीं हमने क्यों छोड़ दिया, आपकी इस साइड के अंदर भी रहा होगा। हमारी उस साइड में मेरी परवरिश गंगानगर वाले उस बेल्ट के अंदर तो भी मेरे पापा वहाँ टीचर रहे हैं, नहरी एरिया में। मैं वहाँ देखा करता था कि 8:45 बजे बीबीसी वाली खबरें आया करती, 8:45 रेडियो पे बीबीसी की खबरें आया करती, और सारा का सारा गांव 8:45 का हर घर के अंदर रेडियो बजता था, और वो लोग बीबीसी वाली खबरें सुना करते थे। पुराने बुजुर्गों के अंदर ये सपने था कि उनको एग्जाम नहीं देना था, वो अनपढ़ लोग थे, परंतु उस डे टू डे की लाइफ के बारे में जानना, देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में जानना उनकी हॉबी थी। हमने हमारी ये हॉबी भी क्या की, इसलिए एक तो हैबिट डालने के लिए अखबार पढ़े, सुबह सुबह ना पढ़ा जाए, सुबह सुबह अखबार साफ लोग पढ़ते हैं, लक्ष्मी और गणपति पढ़े तो भले लगते हैं, सुबह सुबह पढ़ते हैं। आप रात को पढ़ा कीजिए, रात को सोने से पहले पढ़ा कीजिए, क्योंकि दिन में अखबार देख लेंगे तो पूरे दिन अखबार की घटनाएं आपके दिमाग में चलेगी। मैं इसलिए सोशल मीडिया का मना कर रहा हूँ। आपको लगता है सर हमने 15 मिनट फेसबुक देखी थी, 15 मिनट तक फेसबुक पे हमने जो कुछ देखा अगले 2 घंटे बर्बाद कर देगा। अगले 2 घंटे तक वो पढ़ाई तो कम से कम आपके दिमाग में नहीं जाने देगा, इसके अलावा तो उसकी इधर उधर की खूब सारी बातें आपके दिमाग के अंदर चलती रहेगी। ये कि वो अखबार वाली बात है कि अखबार रात को पढ़ लिया जाए,
अपने लिए वो एक सब्जेक्ट बना के पढ़ लिया जाए, वैसे पढ़ लिया जाए। यदि आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टाइप से नहीं पढ़ा जाए तो क्या हमारे लिए सब्जेक्ट है, पर डे टू डे की लाइफ के बारे में सब लोगों को पता होना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, मुझे लगता है ये तैयारी थोड़ी होती है, ये तो जीवन प्रक्रिया है। हमने 20, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 30 साल की उम्र में आप एग्जाम देने के लिए गए हैं, उस समय तक जो कुछ सीखा है वो सब कुछ पूछा जाए। और यदि सीखने की प्रक्रिया को बाधित कर दिया है फिर तो मतलब ही नहीं बचा। मैं समय नहीं लूंगा आपका, गर्मी पड़ रही है भयंकर वाली, मैं इस बात को ज्यादा जानता हूँ। हालांकि हम राजस्थान के लोग हैं, इसी गर्मी को झेलने के आदी हैं। अभी मैं जब बैठा था तो प्रवीण मुझे कह रहे थे कि सर इधर बैठ जाओ, ऊपर पंखा है। फिर इन्होंने मेरी साइड में लाके फिर पंखा और लगाया इन्होंने। मुझे लक्ष्मी गौरी चंद्रावत का एक किस्सा याद है। हिरोशिमा नागासाकी में बम डाले गए, जापान में हिरोशिमा नागासाकी, जब वो बम डाले गए, बम डालने के कई साल बाद में कहा गया कि दुनिया में इस प्रकार के हथियारों का प्रयोग ना हो। 1970 के दशक की बात है। जापान में कार्यक्रम किया गया उनकी याद में, उन परमाणु जो बम डाले गए जिनसे लोग मरे, उनकी याद में कार्यक्रम किया गया ताकि दुनिया को ये सावचेत किया जा सके इस प्रकार के कार्यक्रम ना हो। भारत से जिस महिला को भेजा गया वो लक्ष्मी कुमारी चंद्रावत की। उस समय पॉलिटिशियन हुआ करते थे, अपने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, राज्यसभा के सदस्य थे, अपने विधायक रहे थे कुछ समय तक। उनका मैं किस्सा पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा कि जापान में जिस जगह पर मीटिंग हो रही थी उस जगह पे बहुत गर्मी थी, और गर्मी भी वो ह्यूमिडिटी वाली जो गर्मी थी, उस प्रकार की थी वहां पर गर्मी थी, इसलिए सबके पसीने चो रहे थे। मैं भी बहुत गर्मी के अंदर ही थी, पर मैं चुपचाप बैठी थी, क्या किया जा सकता था, वातावरण ही ऐसा। मेरे पास में इंग्लैंड की एक महिला बैठी और उस महिला ने बेचारी ने बार बार अपने पास एक स्प्रे था और स्प्रे को छिड़क रही। सर गर्मी कम करने का कोई स्प्रे मेरे जो के पास रहा होगा जिसको छिड़क रहे। ठंडे प्रदेश के लोग को गर्मी ज्यादा ही लगती है उनको। उसने अचानक लक्ष्मी कुमारी चंद्रावत की तरफ देखा तो उसको लगा कि ये महिला साड़ी में धोधमोट होकर बैठी है, तो इसको तो भयंकर गर्मी लगती है, क्योंकि मैंने तो बहुत कम कपड़े पहन रखे हैं तो भी गर्मी लग रही है, ये तो मर जाएगी थोड़ी देर के अंदर। और उसने लक्ष्मी कुमारी चंद्रावत की तरफ वो स्प्रे किया कि बहन तुम्हें छिड़क ले थोड़ा सा, तो थोड़ी गर्मी तो कम लगेगी। लक्ष्मी कुमारी चंद्रावत कहते हैं मैंने उसे मना किया, लेकिन फिर मैंने मन ही मन सोचा कि मैं किसी से भी मर सकती हूँ, गर्मी से तो नहीं मरूंगी। राजस्थान से बिलोंग करके उसमें बीकानेर से बिलोंग करके बीकानेर रियासत में रावतसर नाम की जगह पड़ती थी, जिला हनुमानगढ़ हो गया, वहां की शादी हो रही थी, तो वहां से बिलोंग करके इसलिए कम से कम इस चीज से तो मैं नहीं मरूंगी। उसको कहा कि भाई ये तो तुम अपने पास रख ही ले, पर फिर भी हॉल का वातावरण इतना ज़्यादा सा हो रखा है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। फिर मैं मेरी उसी बात पर होता हूँ, इजी रही जिंदगी, लाइफ जिए, वो ढंग से लाइफ जी जाए, काम आएगी, निवेश किया हुआ कहीं ना कहीं काम आएगा। अब यदि पढ़ाई में अच्छी चीज़ों को पढ़ने में, सीखने में, देखने में लगाओगे, कितना जिंदगी काम है। महेंद्र प्रताप सिंह जी का जब सिलेक्शन हुआ था वो हमें क्लास में मोटिवेट करने के लिए आया था, तब वो अक्सर हमें कहा करते थे, किसी एक शायर की लाइनें सुनाया है, मुझे शायरों के नाम तो याद नहीं रहे, कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, ये जिंदगी क्या है किताबें हटा कर देखो। अक्सर में एक और जब हम ये बात करते हैं कि हमारा कोई आदर्श है, हम किसी से मोटिवेशन लेते हैं, मेरे में भी ये कमी रही है, आप में भी रहती हो, हम हमेशा एग्जैक्टली उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं कि जैसे ये पढ़ा था मैं पढ़ लूँगा। हम किसी भी टॉपर जो होते हैं उनसे पूछते हैं आप कैसे पढ़े थे, वो बताता है मैं इतने घंटे पढ़ा, इतने बजे उठता था, इतने बजे सोता था। हम चाहते हैं कि हम भी वैसा बने। भगवान ने सब लोगों के रूप भी एक जैसे नहीं बनाए, पांचों अंगुलियां एक जैसी नहीं बनाई, तो व्यवहार जो बहुत अच्छे उनमें एक आपके बीच में दसवीं आवाज इतनी प्यारी है जिसकी मुझे गीत गा गया, मुझे लगा कि जैसे जो लोग बच्चे गीत गाते हैं वैसे ये भी गा लेती हूँ। अच्छा स्कूल कॉम्पिटिशन वगैरह गए होंगे, स्कूल पढ़ो निकल गया, आप लास्ट में कह देना गीत सुना है। बहुत अच्छे मैं डेली 1 घंटा पढ़ लेता हूँ, उसमें मेरे 8 घंटे पढ़े हुए, 2 घंटे पहले ये विश्वास रखते हैं कि मैं
बाद मैं कृपा सिंह जी के क्या चीज ड्रेस ले जाऊंगा उसके लिए, और मुझे पता है कि उसका क्या है, उनको तरीके से ले जाऊंगा, लेकिन उनकी माता जी के लिए और उनकी मैडम के लिए मुझे पता नहीं है क्या वो पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो मेरा मुझे थोड़ा विचार करता रहता है, और मेरे बारे में भी बाकी सारे लोग उनके बारे में ये बात थोड़ा ध्यान डिस्टर्ब हो रहा है आप भी थोड़ा क्लास में कोई बच्चा मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते दूर ही अलग है, तो मैं क्या वो सोचा कि एसडीएम बनने के बाद ओपन बॉडी जीप पे जाऊंगा, हाथ कैसे हिलाना है, सबके साथ आपके साथ नहीं जाता बेइज्जती कर रही है। मैं इतना बेसुरा चाहता हूँ कि लोगों को लगता है भाई चुप हो जाता है, और मेरे जो गीत वाले वीडियो के नीचे कमेंट कर लेना, लोगों की गाड़ियाँ निकालते हैं, प्लीज थोड़ा सा बेइज्जती से बचा लिया जाए। लक्ष्मी का देगी मेरी तरफ से, अगली बार करने का बातों के बीच में से दोहे आते हैं, अच्छा लगता है। इत्तला की किसी कहा जाए कि सुना जाएगा नहीं होता। मेरे को तो जब नरेंद्र महाजन इन्होंने कहा था कि तुझे आज मोटिवेशन देना है, तो मुझे ये भी बड़ा अजीब लगा था, क्या ऐसे सीधे सीधे मोटिवेशन कैसे दिया जाता है। मैं नेचुरल 1-2 घंटे की क्लास होती है, उसमें बीच में 5 मिनट 7 मिनट कुछ ही बोल जाता हूँ। आपके साथ दिक्कत हुई, आपके पास मेरे वही वीडियो पहुंच पा रहे हैं जिनमें मेरी बात की गई, इसलिए ज्यादातर लोगों को तो ये लगता है कि स्प्रिंग बोर्ड में बात करने के लिए रखा हुआ हूँ। प्री वाले जब एग्जाम थे तो एक दिन एक बच्चा मेरे पास आया, उसने आके कहा कि सर मेरे पापा का फोन है, और मेरे पापा ने आके कहा कि तुम्हारी कोचिंग बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा पापा वाकई हमारी कोचिंग बहुत अच्छी है, बताओ मैं तारीफ करता हूँ कि हमारा स्प्रिंग बोर्ड एक परिवार की तरह है, हमारा स्प्रिंग बोर्ड बहुत अच्छा है, कोचिंग बहुत अच्छी है हमारी। उनका नहीं पढ़ाई वाली बात नहीं कर रहा, पर तुम्हारी कोचिंग कितना ध्यान रखती है तुम्हारा कि बच्चा प्रेशर में नहीं आ जाए, इसलिए प्रेशर रिलीज करने के कार्यक्रम भी चलाती है। मैंने कहा हाँ बाबा, कई बार बीच बीच में कोई टॉपर्स आते हैं, टॉपर्स आके और यूं बातें करके जाते हैं। उनका नहीं, तुमने एक कॉमेडियन भी तो रखा था जो 2-2 मिनट बातें करता है। 2 घंटे की क्लास में एक आदमी 2 मिनट आता है, बात करके चला जाता है। कौन? क्यों? एक दाढ़ी वाला सा आता है तुम्हारे वहां पे। मैंने कहा, स्टूडेंट ने कहा अपने पापा को नहीं को पढ़ाते तो 2 घंटे बीच में 2 मिनट कोई बात कर लेते हैं। यार मैंने वही सुना था, पर मुझे और लगता है मेरे वाले वीडियो वो लोग तो देखते ही नहीं जो पढ़ाई करते हैं, वो देख रहे हैं जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। आजकल या तो महिलाएं देख रही है कि चौथ का व्रत कैसे खोलते हैं, तो वो बात काम आ रहा है। अब लक्ष्मी आप ये समझ आपने सुनी कभी यूट्यूब पे, मेरे पहले किसी बैच में गए भी होंगे, जगजीत सिंह की गजल यमुनानगर के है ना। तो एक है कोई जो किसी को बुला रही है कि मिलने के लिए आ जाए, बंदा अपने दोस्तों के बीच बैठा हुआ है, कह रही भाई दोस्त यही रहना तेरे साथ में, तुम मेरे से मिलने क्यों नहीं आते। कोठे तेरा महिना, कोठा समझो, घर कमरा, कोठे तेरा महिया मिलना ते मिलया के रीता खसमन खा महिया, मिलना ते मिलया के रीता खसमन खा महिया। वो वापस कहता है कि लेना है मित्रा तो, कि मुझे भी ज्यादा हल्के लगते नहीं है मेरे फ्रेंड, मुझे तेरे से मिलना तो है, कि लेना है मित्रा तो मिलने आ जावा डर लगता है छितरा तो। छितर मतलब जूते, जूते का डर लगता है तो कूट देगा तुम्हारे घर वाला कभी पकड़ के। इत्थे प्यार दी पुछ कोई ना, इत्थे प्यार दी पुछ कोई ना, तेरे नाले नहीं बोलना, तेरे मुंह ते मुछ कोई ना, बोलना तेरे मुंह ते मुछ कोई
कोई ना। तो लड़का वापस जवाब देता है कि मजा प्यार दा चख लांगे, मजा प्यार दा चख लांगे, जे तेरा हुक्म होवे असी दाढ़ी भी रख लांगे।